हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, आपके लिए यहाँ पर यूजीसी नेट यूनिट 1 के लिए क्लासेस चलाई जा रही थी। यहाँ पे तीसरी क्लासेस से मैराथन क्लासेस को मानो क्योंकि टॉपिक एक क्लास में एक टॉपिक कवर हो रहा है। आपका पूरा पासड़ काल हो जाएगा। पैलियोलिथिक कवर आपका हो जाएगा आज की क्लास में ना, पूरा पासड़ काल। देखो, जब बात करते हैं हम लोग इसकी, सुनना यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आपको बता दूं। अभी हम लोग इस क्लास में पूरा पूरा पासड़ काल पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। और जब हम लोग बात करेंगे स्टोन एज की या पाषाण काल की, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। आपको सिर्फ क्लास को स्क्रीन पर देखना और सुनना है। पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्लास के पहले आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। इसलिए मैं क्लास रिकॉर्डिंग करता हूँ, जिससे मैं आपको पहले पीडीएफ भेज दूँ, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लो या एक बार पढ़ लो, देन आप क्लास में बैठो। या अपने दूसरी स्क्रीन पे पीडीएफ खोल लो और एंड सेकंड स्क्रीन पे आप क्या करो, क्लास चालू करो। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ पीडीएफ आपको पहले भेज दूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला आप स्टोन एज पढ़ोगे। स्टोन एज में आपको क्या पढ़ना है? एक तो आपको पैलियोलिथिक एज होता है। क्या? पैलियोलिथिक एज होता है, जैसे कि पुरा पाषाण काल इसको बोलते हैं, पुरा पाषाण काल। एक आपका मीसोलिथिक एज होता है, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। और एक आपका होता है बेटा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जिसको हम लोग क्या नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किसी नाम से? नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पुरा पाषाण काल की, तो इसमें हम लोग तीन काल पढ़ते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया। जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली लोकेशन से आते हैं। लोकेशन किस स्टेट में है, नंबर एक। दूसरा, लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जहां से आता है डाउटफुल रहता है, इसको 5 स्टार लगाना। लोकेशन किस कार्य से संबंधित है? क्योंकि हम लोकेशन की स्टेट तो याद कर लेते हैं, और कई लोकेशंस ऐसी होती हैं जो आपकी पुरा पाषाण से भी होती है, मध्य पाषाण से भी होती है, नव पाषाण से भी होती है। इवन यहाँ पे वही लोकेशन निम्न पुरा पाषाण से भी होगी, आपके मध्य पुरा पाषाण से भी होगी, और उच्च पुरा पाषाण से होगी। और कई लोकेशन ऐसी होती हैं जो सिंगल एक जगह से संबंधित आपकी होती हैं। तो ऐसी लोकेशंस कभी याद नहीं होती है, डाउट में रहते हैं, तो उन लोकेशन को हम लोग कवर करेंगे। एक तरीके से एक पैटर्न बनाया मैंने, आपको छाट के रखा है कहाँ कहाँ पे कैसे याद करना है, ठीक है ना। और एक लोकेशन से तीनों चीज में आ रही है ना, उसको तीनों जगह मैंने लिखा है। बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया है, मैंने डिजाइन किया, मेरा कंटेंट है, मेरे नोट्स हैं खुद के जो मैं पढ़े हुए थे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, थ्योरी के हिसाब से बनाया है, ठीक है ना। बहुत जल्दी जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, इसको बहुत अच्छे से पब्लिश भी कर दूंगा बना के। तो दूसरा आपको लोकेशंस आती हैं किस काल से कैसी क्या है। और तीसरा को कुछ नाम आते हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ व्यक्तियों के नाम आएंगे, वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है, ये वाली क्लास है, ये पूरी पुरा पाषाण काल से संबंधित रहेगी। पुरा पाषाण काल क्या होता है, कौन कौन सी लोकेशंस मिली हैं, कैसे इसका अध्ययन किया है, इस समय मानव का विकास कैसे हुआ है। पहले मानव बंदर वाला था, फिर सीधा मानव बना, तो मानव का विकास कैसे हुआ है। प्रत्येक स्टेज में लोग मानव का विकास पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। मानव जाति का विकास कैसे हुआ है, उस जाति को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। आवाज क्या होता है, मानव के स्थान कैसे होती है। आप क्लास करो, आपको एक क्लास करने के बाद पता लगेगा कि पहली बार पूरा पाषाण काल इस स्तर पर हमने पढ़ा है, इस लेवल पे हमने पढ़ा है। आप नेट और सेट का एग्जाम देने जा रहे हो, एपी का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां ये सारी चीजें काम में आएंगी। आप समझो कि हाँ लेवल आप है, कुछ एग्जाम के लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आती हैं। और भाषा इतनी सरल रखी गई क्लास की ना, कि अगर मैं समझाऊं भी नहीं, लाइन टू लाइन पढ़ के आपको सुना दूं, या आप खुद से लाइन टू लाइन पढ़ लो, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। क्यों? कंटेंट डिजाइन करना और कंटेंट को लगाना बहुत शानदार पैटर्न से लगाया गया है, ठीक है ना। चलो, तो शुरुआत करते हैं पुरा पाषाण काल की। शुरुआत करते हैं पुरा पाषाण काल की। कंटेंट बाइलिंगुअल है, कहीं पे मैं इंग्लिश यूज करूंगा, कहीं पे हिंदी यूज करूंगा। मोस्टली मैं हिंदी यूज करता हूँ, बट आप दोनों के लिए काम में आएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। पैराग्राफ भी नहीं, लाइन टू लाइन है। बात करते हैं पहली लेते की, तो पुरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है, ठीक है ना। अर्लीस्ट फेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री माना जाता है। वह समय था जब मानव ने क्या पत्थर के औजारों का उपयोग आरंभ किया था। इस काल में मानव संस्कृति और जैविक विकास धीरे धीरे विकसित हुआ था। यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपके लिए बच्चों वाली चीजें नहीं बताऊंगा कि इसको पाषाण काल को कहते हैं, भैया को पत्थरों के औजार मिलते हैं, ताम्र पाषाण काल को कहते हैं, इसको तांबे के औजार मिलते हैं। ये बच्चों वाली चीजें हैं। ये डे फर्स्ट की क्लास में आपको करा चुका हूँ, जहां पर मैंने बुकेबलरी की थी, जहां पर हमने बुकेबलरी की थी, ठीक है ना, वहां पर हम लोग कर चुके हैं। तो पुरा पाषाण युग का मानव क्या इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। इस समय वह था
जब मनुष्य पत्थर का औजार उपयोग आरंभ करता है। इस काल में मानव संस्कृति और जैविक विकास क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। क्या, मानव संस्कृति और जैविक विकास, इन दोनों पॉइंट को पकड़ना, ठीक है ना। काल अवधि की बात करें तो पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा टाइम पीरियड इसी का है, पुरापाषाण काल का है। 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक विस्तारित था। यह मानव विकास और तकनीकी विकास का लंबा चढ़ था। मानव विकास कैसे भैया, मानव पहले बंदर था, फिर सीधा हुआ, फिर और सीधा, फिर सीधा हुआ, फिर आज का मानव है, तो मानव विकास। तकनीक विकास कैसे, मानव पहले बड़े पत्थरों का यूज कर रहा है, फिर छोटों का यूज कर रहा है, फिर धातु का यूज कर रहा है, कुछ अलग अलग चीज यूज कर रहा है। मानव की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, खाने का चेंज हो रहा है, रहने का चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है। तो तकनीकी विकास का एक लंबा चरण माना जाता है। मानव विकास के प्रारंभ की बात करें तो पृथ्वी का इतिहास सुन लेना। पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। मानव जीवन की शुरुआत बहुत बाद में हुई है। पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत बहुत बाद में विकसित हुई है। प्रथम मानव लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। तो याद रखना, यहाँ पे 4.5 बिलियन है, बिलियन है, अरब है, यहाँ पे मिलियन है, ठीक है ना, करोड़ वर्ष है। इसको आपको याद रखना, यहाँ पे अरब की बात कर रहा है, यहाँ पे करोड़ की बात कर रहा है। इसको डाउट मत आना। बच्चे क्या करते हैं, सीधा हाफ पढ़ लेते हैं कि 4.5 है, तो यहाँ पे 2.5 है, ऐसा कर लेते हैं। बट मिलियन और बिलियन भूल जाता है, बिलियन लिखा हुआ बेटा। पृथ्वी कब है, 4.5 बिलियन ईयर पहले बन चुकी थी। और मानव कब आया, 2.6 मिलियन, अभी कुछ टाइम पहले मानव आया, ठीक है ना। 2.6 बिलियन ईयर एगो मानव आपका यहाँ पे आया हुआ है। मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मान भारत में देखें तो भारत में मानव की उपस्थिति के महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पुराने मिलते हैं। 1.4 मिलियन ईयर एगो मिलते हैं। ये साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी स्थल से मिलते हैं। बोरी भारत के सबसे प्राचीन पुरास्थलों में से एक माना जाता है। रावण बृहस्पति की बात करते हैं, जो कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के या पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रागैतिहासिक शब्द आ रहा है, देखिए आपको बता दूं, इतिहास को जैसे मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल में डिवाइड करते हैं, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही अध्ययन के स्रोत के आधार पर, क्या, अध्ययन के स्रोत के आधार पर इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका प्रीहिस्टोरिक, हिस्टोरिक, ठीक है ना, प्रोटोहिस्टोरिक और आपका ऐतिहासिक काल में डिवाइड करते हैं। ऐतिहासिक काल में डिवाइड करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की बात क्या है, तो ये यहाँ पे जो मनुष्य है, मानव है, या इस टाइम का जो इतिहास लेखन है, पूरा पुरातात्विक सामग्रियों पर निर्भर है। क्या, सब कुछ पुरातात्विक सामग्रियों पर निर्भर है। वही बात करते हैं हम लोग आदि ऐतिहासिक काल की, तो इस समय का जो इतिहास लेखन है, इस समय का जो इतिहास लेखन है बेटा, पुरातत्व के साथ साथ, पुरातत्व के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या, लेखन शैली भी मिलती है। क्या, पुरातत्व के साथ साथ आपको यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। हालांकि वजह क्या है कि आज तक साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा नहीं गया है। वही बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल का जो इतिहास लेखन है, पुरातत्व के साथ साथ साहित्यिक स्रोत दोनों से लिखा जाता है। तो अध्ययन के स्रोत के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में माना जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक, इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल कि जो फादर है, किसको कहा जाता है, रावर्ट ब्रुसफोर्ड को कहा जाता है। रावर्ट ब्रुसफोर्ड को। अजय, भारतीय पुरातत्व का जनक नहीं बोला है, यहाँ पे सुन लो, भारतीय पुरातत्व का जनक नहीं बोला गया, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व की बात नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ बात किसकी चली बेटा, भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व की बात चल रही है। तो कितने, एक एक पॉइंट पकड़ना है। और आप एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ते हो ना, तो आपके लिए कभी भी कंटेंट याद करना कठिन नहीं होगा और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी से क्लास सुनते हैं। क्लास सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। एक टीचर आता है, टॉपिक पढ़ा के चला जाता है, आप कर लेते हो। और आप लोग मोस्टली क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए। मैं नहीं कहता कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, मैं बोलता हूँ कि आप ऐसी चीजों को देखो, ऐसी बातों को समझो जो आपके लिए योग्य हो, और आप बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास करो, तब जाकर प्रैक्टिस खुद से करो, ठीक है ना। तो 1858 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ते हैं। 1862 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है और उन्होंने बाद में प्रागैतिहासिक शोध आरंभ किए थे। अजी पूछा जाए तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम होते, अपने आप ही याद रखना। पलवरम, रॉबर्ट विस्फोट की सबसे महत्वपूर्ण खोज चेन्नई के पास पलवरम से मानी जाती है। उन्होंने वहां एक प्राग ऐतिहासिक कालीन कुल्हाड़ी खोजी थी। हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब हस्त होता, हैंडेक्स खोजा था। ये भारत में प्राचीन मानव के औजारों का पहला ज्ञात प्राण माना जाता है। इस खोज ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की नींव रखी थी, ठीक है।
बात करते हैं भूविज्ञानिक या होमिनिड विकास। अब भूविज्ञानिक या होमिनिड विकास मतलब कि समय के साथ कैसे मनुष्य का विकास हुआ है। तो पृथ्वी की बात करते हैं अर्थ एज ऑफ, तो हमने देखा पृथ्वी कितनी 4.5 वर्ष पुरानी है। इस लंबे समय अंतराल में क्या हुआ बेटा, अनेक प्रकार के जीवों का विकास हुआ है। मानव भी इसी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। विकास के सिद्धांत की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब चार्ल्स डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत क्या है, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि मनुष्य समय के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन करता है, प्रकृति समय के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन करती है, ठीक है ना। और मनुष्य भी उसी के हिसाब से ढलता जाता है। उन्होंने क्या, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, याद रखना। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या बेटा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। डार्विन के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुआ है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन। आप किस क्षेत्र में रह रहे हो तो वैसे आप डेवलप करोगे अपने आप को, ठीक है ना। यदि आपको मैं गर्मी में रखना डालूं तो आपको गर्मी की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठंड में रखो तो ठंड की प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना। और थॉमस हेनरी एक्सले हैं, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन भी दिया है, ठीक है ना। एविडेंस एज टू मैन प्लेस इन नेचर 1863 में लिखी है। उन्होंने बाइबल आधारित सृष्टि सिद्धांत को भी चुनौती दी है। इस बात को आपको याद रखना है। विकासवाद के प्रभाव की बात करें तो विकासवाद ने मानव उत्पत्ति के वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। बात करें वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। जैविक विकास को समझने के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वैज्ञानिक समुदाय ने में इस सिद्धांत को व्यापक स्वीकारता मिली है। चलो अब बात करते हैं भूवैज्ञानिक युग या जियोलॉजिकल एराज या टाइम पीरियड। यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले बनते थे, अभी कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को बन जाता है। इसको एक बार समझ लेना है कि आपको कैसे क्या है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद करते चलना बस, ठीक है ना। सैनोजिक एरा सबसे बड़ा होता है आपका, सैनोजिक या प्राचीन एरा सबसे काल है आपका सैनोजिक युग। यह 100 मिलियन वर्ष पूर्व तक विद्यमान था। सैनोजिक युग 100 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक विस्तारित है। पृथ्वी के सबसे हाल के मतलब अभी के भूवैज्ञानिक युगों में से एक है। इस युग में स्तनधारियों और मानव का विकास हुआ है। सैनोजिक युग मुख्यतः तृतीयक और चतुर्थ काल में विभाजित है, ठीक है ना। टर्सरियन क्वार्टरनरी पीरियड में विभाजित है। चतुर्थ काल क्या बेटा, चतुर्थ काल मानव विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्लेस्टीन और होलोसीन युग होता है। अब देखो पहले क्या किया अपन ने, सिनोजोइक देखा। सिनोजोइक आपका एरा है जो कि वर्तमान का एरा है, जो कि कब से 100 मिलियन वर्ष पूर्व से आज तक चला आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैं क्या किया, इसको टर्सरी और क्वार्टरनरी में डिवाइड किया। अब क्वार्टरनरी के दो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या, प्लेस्टोइन प्लीस्टोसिन और आपके होलोसिन, या आपके होलोसिन। अब याद हो रहा है पूरी नहीं हो रहा है। यदि आप ऐसा ग्राफ बना रहे हो, देखो साइड में जगह भी है, आप इस नोट्स के प्रिंट आउट निकालोगे तो आप इसी पे आप लोग पढ़ सकते हो, साथ में अपने नोट्स कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं इसको प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी भेजता हूँ कि एक पेज पे 2 पेज करता हूँ और आपको प्रिंट निकाल के हिसाब से पीडीएफ बना देता हूँ, ठीक है ना। प्लीस्टोसिन युग की बात करते हैं तो भैया युग 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यह आरंभिक मानव प्रजातियों का विकास काल रहा है। आपने देखा था 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व ही भारत में मानव के अवशेष मिलना शुरू होते हैं। इसी काल में पत्थर के औजारों का व्यापक उपयोग शुरू हुआ था। यह हिमयुगों और जलवायु परिवर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रातः होलोसिन, तो क्या था आपका होलोसिन, ठीक है ना। होलोसिन युग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। अब देखो ना यहाँ पे मध्य पाषाण काल जोड़ोगे, इसमें किसको, मध्य पाषाण काल को जोड़ोगे। अभी टाइम पीरियड पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज को आप यहाँ पे जोड़ पाओगे। अभी आप इसको पढ़ लिया टाइम पीरियड ना, तो जो सेम टाइम पीरियड आपको मिलेगा ना वहां पे मिलेगा, देखना, ठीक है। यह वर्तमान भूविज्ञानिक युग है। इस काल में मानव ने कृषि प्रारंभ की थी। 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। ठीक 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व मानव एग्रीकल्चर पे आ गया था। स्थायी बस्तियां देखने को मिलती हैं और सभ्यता का विकास भी इसी युग में हुआ था। अब देखो आपसे पाषाण काल की, नव पाषाण काल की विशेषता याद कर लेते हो, लेकिन क्या आपसे प्लेस्टोसिन युग की बात करता है और आपको होलोसिन युग की बात करता है, तो क्या इनमें अंतर आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। आपसे पूछेगा भैया कि मानव प्लेस्टोसिन युग में एग्रीकल्चर करता था या आपका होलोसिन युग में करता था, तो आप अंदाज लगा सकते हो किसमें करता बेटा, होलोसिन युग में। क्यों, बात का है, देखो फिर से यदि मैप बनाओ अपन, जो ग्राफ बनाए ऊपर, हमने क्या पढ़ा, सिनोजोइक आपका एरा था, सिनोजोइक आपका एक एरा था जो कि सबसे बड़ा था। तो दो पार्ट में डिवाइड किया था, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, तृतीयक और चतुर्थक में। जो आपको क्वार्टरनरी थी इसको भी दो भाग, इसके भी दो स्टेज है आपके, कौन कौन से, एक आपका प्लेस्टोसिन है और एक आपका होलोसिन है। अब बताओ आपको क्या विशेषताएं पूछी जाती है, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया पॉइंट,
किस काल में मानव ने कृषि का पॉल्यूशन युग में आरंभ कर दिया था। ऊपर क्या आपका हेमयोग और जलवायु परिवर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना हो तो ऐसे पढ़ते समय आप लोगों को तो रीडिंग नहीं आ रही, रीडिंग नहीं आ रही है, भाई रीडिंग करते नहीं तो कैसे आएगी। और रीडिंग करने के लिए पीवाईक्यू देखना जरूरी है आपको। और आप लोग वहां पे गलती करते हो, पीवाईक्यू किसी टीचर से जाकर पढ़ने लग जाते हो, क्या मूर्खपंती मारते हो, ठीक है ना। सामान्य विकास और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस लगभग, देखो मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मनुष्य का विकास अब बताना मनुष्य किस काल का मिलेगा। ऑस्ट्रोपिथेकस लगभग 4.4 से 1.8 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। क्या हम कह सकते हैं कि भाई साहब प्लेस्टोसिन युग में थे? नहीं थे। क्यों? प्लेस्टोसिन युग का टाइम क्या था? 1.6 से था। ये क्या होंगे? तृतीय काल में होंगे। ये क्या होंगे? आपके तृतीय काल में होंगे। देखो यहाँ पे आप पढ़ो, इसमें होगा बेटा सेनोजोइक एरा की तृतीय काल की बात कर रहे होंगे लोग। कब? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। तो लिखा ना, यह सबसे प्रारंभिक होमिनिड प्रजातियों में से एक था। यह मुख्य रूप से अफ्रीका में निवास करता था। माना जाता है कि ये प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग आरंभिक औजारों के रूप में करते थे। अब आपको पढ़ने के लिए कहा जाता, आप लोग क्या पढ़ते हो भैया? इनके माथे की साइज क्या आएंगी, नाक कैसी है, शरीर की बनावट पढ़ने लग जाते हो, जो आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है हिस्टोरिकल विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। तो ये चीज आपको पढ़ना होता है कंटेंट में, ठीक है ना। इनका शारीरिक और बौद्धिक विकास सीमित था। होमोबिलिस 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 लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। इसे हम हैंडीमैन भी कहते हैं। यह पहली प्रजाति थी जिसने पत्थर के औजार बनाए थे। कब? किसने? होमो हेबिलिस ने पहले पत्थर के औजार। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखो क्या कर रहा है, प्राकृतिक प्रारंभिक औजारों, प्राकृतिक वस्तुओं का औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। लकड़ी मिल गई टूटी पड़ाई तो, पत्थर मिल गया टूटे तो, कुछ भी मिल गया उसी का प्रयोग कर रहा है। बट यहाँ पे तो प्रॉपर औजार बनाए गए, पत्थर के औजार बनाए। किसने? होमो हेबिलिस ने, होमो हेबिलिस ने बनाए। इन औजारों का उपयोग शिकार और भोजन संग्रह के लिए किया जाता था। इनके जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है। प्रायः होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। यह पूरी तरह खड़े होकर सीधे चलने वाली पहली प्रजाति थी। यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैल गई। यह आग का उपयोग करने वाली होमिनिड प्रजाति थी। अब देखो आग का उपयोग कर रही, अभी आप पढ़ोगे भैया पूरा 65 काल में ही आपका आग का डेवलपमेंट हो जाता है, आग आ जाती है, ठीक है ना। 1.7 मिलियन की बात कर रहा है, 1.6 आपको पूरा 65 काल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पॉइंट इंटरलिंक करो बस। के उपयोग से भोजन पकाना और सुरक्षा संभव हुई। इससे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। होमोसेपियंस, अब सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा कैसे मिला भैया? आग आ गई, सब लोग एक साथ रह रहे हैं गुफा में, गुफा के बाहर क्या कर दिया? आग को जला दिया। तो सांस्कृतिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक नियम आएंगे नहीं, सब लोग एक साथ रहेंगे। तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस लगभग 5 लाख वर्ष, इकाई धारी सैकड़ा, 1000 5 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान तक अस्तित्व में, मतलब आज भी है। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। ये लगभग 1,95,000 से लेकर 1,50,000 पूर्व अफ्रीका के तट पर प्रकट हुए थे। इनके विकास में भाषा, कला और संस्कृति को जन्म दिया। तकनीकी विकास, सामाजिक जटिलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आधुनिक सभ्यता का विकास इसी की प्रजाति है। तो हम क्या भैया? होमोसेपियंस है। हम लोग क्या है? होमोसेपियंस है। होमो इरेक्टस इसके पहले था, और होमो हॉबिलिस इसके पहले था, और ऑस्ट्रोपिथेकस इसके पहले था। अब देखो पढ़ो, ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस नंबर 1 पे तो टाइम याद कर लो तो आपको विशेषता याद रहेंगी। आपका होमो हॉबिलिस, होमो आ जाएगा भाई आपका। फिर आपका क्या? होमो इरेक्टस आ जाएगा। क्या? होमो इरेक्टस आ जाएगा आपका। सैपियंस आ जाएगा, होमो सेपियंस आपका आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो, पूरा 65 युग की चलो। अब पूरा 65 काल को भी कई पार्ट में बांटते हैं। क्या? काल है आपको जो, इसको भी कई स्टेज में बांटते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। जैसे आपका निम्न पुरापाषाण काल, लोअर वैल्यू लेते गए। फिर आपका यहाँ पे आएगा मध्य पुरापाषाण काल, फिर आपका आएगा उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है ना। तो निम्न पुरापाषाण के काल की जब बात करते हैं तो निम्न पुरापाषाण काल लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व तक विस्तारित था। यहाँ पे जो प्रजाति थी आपको कौन सी थी बेटा? होमो हेवलिस और होमो इरेक्टस थी। क्या थी? होमो हेवलिस और आपको होमो इरेक्टस मिलेगी। इस पॉइंट को याद कर लें, ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है, हम लोग गलत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम लोग गलत करते हैं, ठीक है ना। होमो हेवलिस थी और होमो इरेक्टस थी। फिर औजार के प्रकार बात करें तो इस काल में सरल पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था। मुख्य औजारों में चॉपर, हैंडेक्स और क्लीवर। क्या? चॉपर, हैंडेक्स और क्लीवर, ये आपको याद होना चाहिए। चॉपर, क्लीवर और आपका हैंडेक्स। ये औजार प्राय कॉर्टिजाइट और कठोर पत्थरों के बनाए जाते थे। बात करो जीवन शैली की तो प्रारंभिक मानव क्या था? खाना बदोश जीवन जीता था। अब आपको खाना बदोश क्या होता है
लाइवलीहुड क्या होता है, नॉमेडिक क्या होता है, आई थिंक सो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बीए में भी हिस्ट्री पढ़ी है, एमए में भी हिस्ट्री पढ़ी है आपने, और नेट के लिए आप हिस्ट्री पढ़ी रहे हो, तो खाना बदल क्या होता है इतना आप जानते हो, ठीक है ना। नहीं जानते तो मेरे सबसे फर्स्ट क्लास देखो, वहां पे सारी चर्चा मैं कर चुका हूँ आपसे, ठीक है ना। ये शिकारी संग्राहक थे, उनका जीवन शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर रहता था, ठीक है, फूड गैदरिंग पर संभव था। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, तो मध्य पुरा पाषाण काल लगभग कब 2 लाख साल से लेके 40,000 वर्ष पूर्व तक विस्तारित था। यहाँ पर होमोसेपियंस और नियंडरथल आपके आ चुके थे, कौन बेटा, होमोसेपियंस और नियंडरथल, आज का मानव, ठीक है, ये दोनों आ चुके थे कब, मध्य पुरा पाषाण काल में। देखो यहाँ पे कौन था बेटा, होमो एवलिस और होमो इरेक्टस था। ऑस्ट्रोपिथेकस की बात नहीं हो रही कि भाई कहीं पे आया, नहीं आया ना, एवलिस है, इरेक्टस है, फिर आपको क्या आ गया भैया यहाँ पे, सेपियंस और नियंत्रधर्म। मध्य पुरापाषाण काल में सीधा चलने वाला मानव आ चुका था। औजार के प्रकार की बात करें तो इस काल में अधिक उन्नति हुई थी औजारों में। औजारों में स्क्रैपर, ब्लेड और पॉइंट शामिल थे। इन औजारों का निर्माण लेव लॉयस तकनीक जैसी कोर तकनीक से किया जाता प्रयोग। संस्कृति उन्नति की बात करें, इस काल में प्रतीकात्मक व्यवहार के साक्ष्य मिलते हैं। दफनाने, प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक व्यवहार, जैसे कोई मर गया तो दफनाने में कुछ सामान रख दिया साथ में, ठीक है नहीं, दफनाने की प्रथाएं प्रारंभ होती हैं। भाई हम, जैसे कोई मर गया तो उसके प्रति सम्मान क्यों है, कोई सम्मान होगा, कोई प्रतीक करूं, भाई मर गया तो पूर्वज एक प्रतीक हो गया ना, मर गया तो कोई पत्थर रख देंगे, प्रतीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो दफनाने की प्रथाओं का विकास होता है कब, मध्य पाषाण काल में, मध्य पुरा पाषाण काल में, ठीक है। सामाजिक जटिलताओं में वृद्धि दिखाई देती है। बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की, उच्च पुरापाषाण काल की। तो उच्च पुरापाषाण काल का मानव 40,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक विस्तारित हुआ, ठीक है ना। लोग प्रजातियों की बात करें तो मेजर स्पीसीज इस काल में शारीरिक रूप से आधुनिक मानव क्या अर्थात होमोसेपियंस थे, ठीक है ना, वो थे, बिल्कुल थे। और नियंत्रण मिलेंगे। औजार के प्रकार की बात करें तो सूक्ष्म और अधिक विकसित औजार मिलने लगे। मुख्य रूप से माइक्रोलिथ, ब्रेड और मिश्रित औजार यहाँ पे मिलते हैं। औजार छोटे, तेज और अधिक विशिष्ट हो गए। इनसे शिकार की दक्षता बढ़ती है। अभी आपको माइक्रोलिथ नहीं दिखेंगे, आपको प्रॉपर माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में मिलेंगे, जो कि इसके बाद आता है आपको, ठीक है ना। सांस्कृतिक विशेषता की बात करें तो इस काल में गुफा कला का विकास होता है, गुफा कला का विकास होता है, के होते हैं, मूर्तियां और प्रतीकात्मक विचारों के प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों के प्रारंभिक संकेत चित्रों के माध्यम से दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन और अधिक जटिल हो जाता है। बात करते हैं पुरापाषाण काल की संस्कृति और तकनीकी पहलुओं की। तो संस्कृति बात करें तो उपकरण टेक्नोलॉजी, टूल टेक्नोलॉजी की। तो पहले आपके कोर उपकरण, कोर क्या थे भैया, कोर उपकरण बड़े पत्थरों के टुकड़ों को तोड़कर बनाए जाते थे। इनका मुख्य उपयोग क्या, निम्न पुरापाषाण का बेटा लोअर पैलियोलिथिक एज में होता था। जैसे कि हैंडेक्स और क्लीवर्स के उदाहरण है। कोर उपकरण में क्या आते हैं बेटा, हैंडेक्स और क्लीवर आपके आते हैं। फ्लैग टूल्स क्या होते हैं, फ्लैग टूल्स कोर से निकाले गए छोटे टुकड़े से बनाए गए जाते थे। इनका उपयोग मध्य पुरापाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में किया जाता था। स्केपर और पॉइंट स्केपर एग्जाम्पल है, ये औजार शिकार और अन्य कार्यों में उपयोगी होते थे। बात करते हैं बेटा माइक्रोलिथ्स की। तो माइक्रोलिथ छोटे और अत्यंत महीन औजार माने जाते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से उच्च पुरापाषाण काल में, कहा बेटा, उच्च पुरापाषाण काल में होता था। ये तेज और अधिक प्रभावी होते थे। इनका उपयोग तीर, बाण और मिश्रित औजार बनाने के लिए किया जाता था। क्या, तीर, बाण और मिश्रित औजार बनाने के लिए किया जाता था। माइक्रोलिथ तकनीक ने शिकार को अधिक प्रभावशाली बनाया। क्या, माइक्रोलिथ तकनीक ने क्या बनाया बेटा, शिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाया। भैया पत्थर को फेंक के आप शिकार कर सकते हो, छोटे औजारों से आप पृथ्वी पास तकनीक से शिकार कर सकते हो, ठीक है ना। यही देखना, यही विशेषता आपको मिलेगी बेटा मध्य पाषाण काल में, आपको देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, विकसित तरीके से। आवास स्तर की बात करें भैया, तो जो पाषाण काल का मानव है वे ऐसे स्थान पर रहते थे। देखो आवास स्थल वे स्थान है जहाँ पे क्या, प्रारंभिक मानव लंबे समय तक निवास करते थे। इन स्थलों को चाहे जल के आधार पर, भोजन के आधार पर और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता था। यहाँ घरेलू गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। भोजन की तैयारी, औजारों का उपयोग, आश्रय निर्माण जैसी गतिविधियां यहाँ पे होती थी कब, पुरापाषाण काल में। बात करते हैं आवास स्थलों की विशेषता, तो पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार मिलते हैं। जैसे इन स्थलों पर पत्थर के औजार पाए गए हैं। पशुओं की हड्डियां भोजन उपयोग के प्रमाण देती है, मतलब क्या पशु हड्डियां मिल रही है तो मान लो कि इनसे क्या आपने पशुओं को खाया था। कभी कभी चूल्हे और अग्निकुंड के प्रमाण भी मिलते हैं। ये दीर्घकालिक निवास के संकेत देते हैं। जो चूल्हे और अग्निकुंड के साक्ष्य हो क्या, दीर्घकालिक। ये चूल्हा होगा तो भाई खाना बन रहा है, कोई बार बार चूल्हा तो छोड़ के जाएगा नहीं अपना, मतलब मनुष्य वहां पर लंबे समय के लिए निवास कर रहा है। निरंतर उपयोग के प्रमाण की बात करें तो इन स्थलों पर निरंतर उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। कई स्थानों का उपयोग वर्षों तक और शताब्दियों तक किया गया है। यह दर्शाता कि मानव पीढ़ियां
इनका बार बार उपयोग करते थे। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आवास कहाँ पर आया, नदी स्थल, जंगलों पर, गुफाओं के पास से होते थे, जहां पर क्या भोजन और आश्रय दोनों की सुविधा मिल सके। प्राकृतिक संसाधनों तक आसान पहुंच इनके चयन का प्रमुख कारण थी। ठीक है, चलो बात करते हैं भारतीय प्रमुख आवास स्थल। देखो आगे ना, भीमबेटका। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाण स्थल है। यहाँ से शैलाश्रय मतलब गुफाएं, शैलाश्रय गुफाओं का विशाल परिसर है। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक, देख लो आप एक क्वेश्चन, भीमबेटका से लोअर पैलियोलिथिक एज से लेकर हिस्टोरियन एज तक आपको, हिस्टोरिकल पीरियड तक आपको क्या मिलती है, निरंतर मानव के निवास आपको दिखाई देते हैं। भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थल शिकारी संग्राहकों के जीवन और संस्कृति की जानकारी देता है। यहाँ की शैल कला प्रारंभिक मानव जीवन की अभिव्यक्ति को दर्शाती है कि मनुष्य कैसे चित्र बनाता था, क्या काम करता था। ठीक है ना। आदमगढ़ पहाड़ी की बात करते हैं तो आदमगढ़ पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। निम्न और मध्य पाषाण, तो यहाँ पे क्या क्या, निम्न और मध्य पाषाण, और वहां पे क्या था आपका, भीमबेटका में बिल्कुल ऐतिहासिक काल तक का। यहाँ से पशुओं की, आदमगढ़ से क्या, पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है। यह दीर्घकालिक स्थल मानव प्रमाण का क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्या यह एक स्थल जो है दीर्घकालिक मानव बसावट का प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्यों भैया, यहाँ पे पशुओं की हड्डियां मिली है। यह मानव की निर्वाह और शिकार संबंधी गतिविधियों को समझने में सहायक है। बात करते हैं फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स क्या होती है, फैक्ट्री साइट्स वे स्थल होते हैं जहां पर प्रारंभिक पत्थर के औजार बनाते थे। ये प्रारंभिक मानव क्या पत्थर के औजार बनाते थे, जैसे कि वे स्थल प्रायः उन क्षेत्रों के निकट होते थे जहां पर कच्चा पत्थर उपलब्ध होता था। यहाँ पर मानव पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निकालकर औजार के निर्माण में उपयोग करते थे। ये स्थल तकनीकी गतिविधियों और औजार निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। फैक्ट्री स्थलों की विशेषताओं की बात करें तो से औजार निर्माण के अवशेष मिलते हैं। इस तरह से क्या बड़ी मात्रा में अधूरे औजार पाए जाते हैं। पत्थर के टुकड़े फ्लेक्स मिलते हैं। निर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का डेटाबेस मिलता है। डेविटीज डेविटीज और औजार निर्माण गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे डेविटीज नहीं है, हाँ मतलब जो अपशिष्ट बचा है, अपशिष्ट जो आपकी फालतू चीज बची औजार बनाने का जो अपशिष्ट बचता है वो मिलता है आपको। ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ को डेबिट मिलता है, डंपिंग करते हैं, डंपिंग एक साथ मिलता है। ठीक है, ढेर मिलते हैं। ठीक है ना। इससे क्या उस काल की गतिविधि को प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे औजार बनाए जाते थे। निवास के सीमित प्रमाण, इन स्थलों पर मुख्यतः उपयोग औजार निर्माण के लिए होता था। मानव निवास के प्रमाण यहाँ से सीमित मात्रा में, मतलब जहाँ पे औजार बनाया जा रहा है ना, वैसे स्थानों पर मानव कम दिखेगा आपको। ठीक है ना। यह दर्शाता है कि उपयोग विशेष कार्य स्थलों के रूप में हो रहा है। मतलब कि क्या, जैसे यहाँ पे मैं औजार बना रहा हूँ, यहाँ पर रह नहीं रहा हूँ, तो मैं समझूंगा इस स्थान पे क्या आपकी कार्यशालाएं बनाएगी। मतलब कि आपकी कार्यशालाएं निवास स्थान से अलग बनाई जाती थी। लगा सकते हैं हम लोग। प्रयुक्त सामग्री बात करें तो प्रयुक्त सामग्री में क्वार्टजाइट, चकमक पत्थर और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। इन्हें हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचने के लिए बनाए जाते थे। कच्चे माल का चयन उसकी कठोरता और धार बनाने की क्षमता के आधार पर होता था। भारत में प्रमुख फैक्ट्री स्थल तो ईसमपुर, याद रखना कौन सा, ईसमपुर। ईसमपुर कहाँ पे बेटा, ईसमपुर कर्नाटक में स्थित मध्य महत्वपूर्ण प्रापाषाण स्थल है। यह भारत के सबसे पुराने ज्ञात खदान सहखाना स्थलों में से है। यहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता था और चूना पत्थर को हाथी कुल्हाड़ी, क्लीवर और फ्लेक्स में परिवर्तित किया जाता था। यहाँ बड़े पैमाने पर औजार उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। जानवरों के जीवाश्म अवशेष मिलते हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस स्थल का प्रयोग क्या, जानवरों को काटने और संसाधित करने में किया जाता था, प्रोसेसिंग करने में किया जाता है। कहाँ से, ईसमपुर से। तो ईसमपुर क्या, ईसमपुर कहाँ बेटा, कर्नाटक में। बात करते हैं अत्रिपक्कम। अत्रिपक्कम कहाँ बेटा, अत्रिपक्कम आपका अत्रिपक्कम कहाँ बेटा, अत्रिपक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित है, जो कि निम्न पुरापाषाण क्या है बेटा, निम्न पुरापाषाण काल स्थल है। बड़े पैमाने पर औजार मिलते हैं। क्वार्टजाइज का उपयोग अचुलियन औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचुलियंस, ठीक है ना। ये पूछा गया आपसे, अचुलियंस टूल्स बनाने के लिए क्वार्टज का प्रयोग किया गया है। मुख्य औजारों में हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर शामिल थे। यह स्थल प्रारंभिक मानव की तकनीकी दक्षता का पार दर्शाता है। यह औजार निर्माण की उन्नत परंपरा को दर्शाता है। बात करते हैं आवास सहखाना स्थल, मतलब ऐसे स्थल जहाँ पे आवास भी है और कारखाने भी। तो हमने तीन स्थल, पहले हमने देखा आवास देखा, पहले हमने क्या आवास देखा जहाँ पे भीमबेटका और आदमगढ़ को देखा। फिर हमने क्या किया, हमने ऐसे स्थान देखे जो फैक्ट्री स्थान है, जहाँ पे हमने ईसमपुर को देखा और साथ ही हमने क्या देखा, अतिरपक्कम को। ईसमपुर और अतिरपक्कम को देखा, ईसमपुर और अतिरपक्कम को। तीसरा प्रकार का ऐसा स्थान है जहां पर
आवास भी है और कारखाना भी है, आवास भी और कारखाना भी है। तो आवास और कारखाना के ऐसे स्थल जहाँ पे निवास और औजार दोनों कार्य होते थे। ये स्थल प्रारंभिक मानव के दैनिक जीवन और तकनीकी गतिविधियों का संयुक्त प्रमाण है। ठीक है ना? कि मतलब मनुष्य के एक दिनचर्या, जैसे मैं बोलूँ कुम्हार हूँ, तो मैं खाना भी बना रहा हूँ तो भाई मटके बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है ना? मैं कुछ काम करूँ तो मटका बना रहा हूँ। एक जाति विशेष, मतलब आप देख रहे हो ये यहाँ पे व्यक्ति क्या अपने आप से क्या कर रहा है, संयुक्त प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि दैनिक जीवन भी और तकनीकी गतिविधियां साथ साथ हो रही हैं। मानव यहाँ पे लंबे समय तक रहते थे और साथ ही औजार निर्माण का काम भी करते थे। इन स्थलों पर शिकार, खाद्य प्रसंस्करण और औजार निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है ना? आवास से कारखाना स्थल की विशेषता क्या भैया, कि भैया यहाँ पे क्या इन स्थलों पर आवास और कारखाना दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। अधूरे औजार मिलते हैं, पत्थर के फ्लैक्स औजार निर्माण मिलते हैं, चूल्हों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है ना? जो कि घरेलू गतिविधि को दर्शाते हैं। और जानवरों की हड्डी जो मिलती है, तो इस वजह से खाद्य उपयोग और शिकार के प्रमाण मिलते हैं कि खाद्य उपयोग करते थे, शिकार करते थे। औजार निर्माण गतिविधि की बात करें तो तैयार औजारों और अपशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति संयुक्त गतिविधियों का संकेत देती है। औजार निर्माण शिकार और भोजन पकाने जैसी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था। यह प्रारंभिक मानव के संगठित जीवन और श्रम विभाजन को दर्शाता है। क्या? श्रम विभाजन को दर्शाता है। बात करते हैं रणनीतिक स्थान के चयन, और स्थान का चयन यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो ऐसे ऐसे क्षेत्र में स्थित थे जहां पर संसाधन और भोजन दोनों चीजें मिल सके। कच्चा माल, खाद्य स्रोत की निकटता इसके इनके चयन का मुख्य कारण थी। इसके आवास सह कारखाना। ठीक है ना? तो मानव का जीवन अत्यधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनता गया। भारत के प्रमुख आवास सह कारखाना स्थल कौन से? हुंसकी बेचवल घाटी, हुंसकी बेचवल घाटी। तो यहाँ पे देखो हुंसकी बेचवल घाटी कर्नाटक का महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण काल स्थल है। यहाँ निवास और औजार निर्माण के दोनों के प्रमाण मिलते हैं। यह चूना क्षेत्र चूना पत्थर से समृद्ध है। मानव यहाँ अस्थायी बस्तियां निवास बनाकर शिकार और औजार का निर्माण करते थे। ठीक है ना? बात करते हैं यह स्थल प्रारंभिक मानव की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। एक है आपको क्या, हुंसकी बेचवल के अलावा चिरकी नेवासा नेवासा, ये महाराष्ट्र का पुरा स्थल है। यहाँ से डोलराइट पत्थर के औजार पाए गए हैं। जंगली जानवरों के जीवाश्म अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह स्थल शिकार और पशु समूहों के प्रसंस्करण के लिए उपयोगी माना जाता है। आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका, तो भीमबेटका मुख्य रूप से आवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन एक कारखाना स्थल के रूप में भी कार्य करता था। यहाँ स्थानीय कोटरे पत्थर के उपयोग भी औजार बनाए जाते थे। यहाँ इसे आदर्श आवास सह कारखाना स्थल बनाता है। भीमबेटका प्रारंभिक मानव की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। हम लोग महत्व देखते हैं किसका, आवास स्थल का, कारखाना स्थल का, और साथ में आवास है कारखाना स्थल का महत्व देखते हैं। क्या महत्व इन चीज का, तो आवास स्थल का महत्व बात करें तो आवास स्थल प्रारंभिक मानव के सामाजिक और घरेलू जीवन की जानकारी देते हैं। इनसे रहने की व्यवस्था, आहार और पर्यावरणीय अनुकूलन को समझा जा सकता है। वही बात करते हैं कारखाना स्थल की, तो कारखाना स्थल मानव तकनीकी को दर्शाते हैं। एक कच्चे माल के चयन और औजार निर्माण की तकनीक की जानकारी देते हैं। वही बात करें आवास से कारखाना स्थल की, तो घरेलू और उत्पादन गतिविधियों के मध्य संतुलन को दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि औजार निर्माण दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये प्रारंभिक मानव समाज के संगठन और जीवन शैली को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने देखा कि ये पुरापाषाण काल क्या है, मानव क्या है, उनके प्रमुख स्थान देखे हमने। ठीक है ना? बहुत कुछ हमने देखा, और स्थानों को भी डिवाइड कितने अच्छे से डिवाइड किया। स्थानों को डिवाइड कैसे किया कि भैया आवास स्थल कौन से हैं, आवास स्थल में क्या पढ़ा, तमिल पढ़ा, का पढ़ा, हमने पढ़ा कारखाना स्थल, कारखाना स्थल हुंसकी पढ़ लिया हमने, क्या हुंसकी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया कि पढ़ लिया, और अतिरपक्कम पढ़ लिया, अतिरपक्कम। और बात की हमने फिर इसकी आवास है कारखाना स्थल में, तो आपको हुंसकी बेचवल घाटी और आपको साथ में चिरकी निवासा चित और भीमबेटका आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बात करते हैं इन स्थलों के महत्व की। तो महत्व क्या भैया, ये सामाजिक और घरेलू जीवन की जानकारी देते हैं। इनसे रहन कैसे आवास स्थल, ठीक है ना, आवास स्थल से व्यवस्था, आहार और पर्यावरणीय अनुकूलन को समझा जा सकता है। साथ ही साथ तो महत्व देख लिया हमने। कारखाना स्थल का महत्व देख लो। कारखाना स्थल महत्व क्या है, मानव तकनीक को दर्शाते हैं। कच्चे माल का चयन और निर्माण तकनीक की जानकारी देते हैं। और इसका महत्व देख लो भैया, घरेलू उत्पादन गतिविधि साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने महत्व देख लिया। अब यहाँ पे प्रोक साइड है आपके लिए। अब देखो इस साइड में से भी पढ़ के सुनाऊंगा, क्लास में आपको याद नहीं होंगे। आप लिखोगे तो लिखने का तरीका मैपिंग कर लो, या ऐसे लिखे रहने दो, आप लिख के याद करो। जैसे अब यहाँ पे बट एक चीज याद रखना कि मैंने निम्न पुरापाषाण काल स्थल अलग रखे हैं,
मध्य पुरा पाषाण काल स्थल हमने अलग रखे हैं और आपके उच्च पुरा पाषाण के स्थल अलग रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और यहाँ पे सब बच्चे डाउट में करते हैं। यार है ना, निम्न पुरा पाषाण काल में डिडवाना आएगा कहाँ पे, राजस्थान में, हिरण घाटी गुजरात में, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, फिल्म बेसिन पाकिस्तान में, उत्तर बहनी जम्मू कश्मीर में, रेवात पंजाब पाकिस्तान में, अनंतपुर भरतपुर पहाड़ियों पर, लूनी आपके राजस्थान में, मोगराई राजस्थान में, भादर गुजरात में, गंगावाड़ी महाराष्ट्र में, पेसिरा बिहार में, मालपुरा घाटपा कर्नाटक में, गुड़ियम गुफाएं आपकी तमिलनाडु में, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, चिरकी निवास महाराष्ट्र में, अतिरपक्कम तमिलनाडु में और ईशमपुर कर्नाटक में। ये आपके कौन से स्थल है, निम्न पुरापाषाण कालिक स्थल है। बात करते हैं मध्य पुरापाषाण कालिक स्थलों की। यहाँ पे आपको डिडवाना मिल जाएगा जो कि राजस्थान में, हिरन गुजरात में, पोटवा झेलम पे, शंगु गुफाएं एमबीडब्ल्यू, बुद्ध पुष्कर झील राजस्थान में, पाटनी ताप्ती घाटी, चिरकी निवासा महाराष्ट्र में, कालपी उत्तर प्रदेश में, कालपी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा ना। उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो रोहिणी सिंध में, माइलस्टोन निचला सिंध में, चोपड़ी मांडो बेलन घाटी में, बागोर मध्य प्रदेश, पेश दो बागोर आगे ना एमपी, पैसरा बिहार में, लाल माई हिल्स बांग्लादेश में, हावड़ा और गिवाई घाटी त्रिपुरा में। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीजें। कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, मुच्छतल्ला चिंतामणि गावी आंध्र प्रदेश में, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में। ऐसे मुश्किल से एक आध स्थल मिले होंगे जो आपके तीनों काल में डिवाइड करते हो या मिलते हो। ध्यान रखना, भीमबेटका जैसे क्षेत्र बकाया इसलिए याद करना कि भैया आपको अच्छे से चीज पढ़नी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या साइट्स देखते हैं, उनकी विशेषता देखते हैं। कुर्नूल गुफाएं, यहाँ से जानवरों के दांत मिले हैं जिन्हें धागे में पिरो कर आभूषण बनाया गया है। लोहन नाला मिला है, यहाँ से हारपुन और माता देवी की मूर्तियां मिली हैं। पाटनी की बात करते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों की खेल के टुकड़ों में प्रसिद्ध है। कुकुर और शुक्र और रोहिणी की बात करें तो कारखाना स्थल स्थापित करना चाहते हैं। क्या क्या आपका कारखाना स्थल है, क्या बेटा आपका कारखाना स्थल है। यहाँ से बड़े पैमाने पर पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, ठीक है ना। भीमबेटका की बात करें तो यहाँ से एलुशियन मध्य एवं उच्च पुरापाषाण संस्कृति साक्ष्य मिलते हैं। शैलाश्रम में विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों का जमाव है। यहाँ पे कुल्हाड़ी किली और खुरचनी के औजार मिलते हैं। अतिरपक्कम क्वाड्राइट्स बने एलुशियन हस्त कुल्हाड़ियां या क्लीवर प्राप्त हुए। यहाँ से जंगली मवेशियों और अन्य जीवों के जीवाश्म की हड्डियां मिली हैं। उन्नत कालीन तकनीक से लगभग यहाँ पे 1.5 मिलियन वर्ष पुराना सिद्ध हुआ है। तो ये आपका अतिरपक्का, ठीक है ना। हुंस की बात करें, हुंस की यथास्थान एलुशियन सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। अनेक हस्तकुटार क्लीवर अन्य पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। दीर्घकालिक निवास और औजार औजार निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शांगो की गुफाएं पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। डिडवाना आपका कहाँ पे बेटा, डिडवाना आपका मोस्टेरियन उद्योग के साक्ष्य, मोस्टेरियन उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। परिष्कृत पत्थर उपकरण तकनीक का विकास यहाँ पे देखा जाए डिडवाना क्षेत्र में। फिर लालमाई हिल्स, यहाँ ब्लेड और ब्यूरन पॉइंट में चिंतामणि का भी पशुओं की हड्डी बने औजार प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा पूरा पाषाण काल। अभी आपका स्टोन खत्म नहीं हुआ, पाषाण काल खत्म नहीं हुआ, पाषाण काल से एक पार्ट खत्म हुआ पूरा पाषाण काल। और कितने डिटेल में पढ़ा है, कितने शानदार तरीके से पढ़ा है। तो बोलो ऐसा कोई यूट्यूब पे आपको कंटेंट देते इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में, तो मान जाओ, ठीक है ना। तो क्लास को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें, साथ में सबको भेजें भैया, अधिक से अधिक लोग क्लास ज्वाइन करें। और साथ में आप भी क्या करें, नोट्स बनाए, जो पॉइंट आपको कीवर्ड्स निकल रहे हैं उनके नोट्स बनाए, कीवर्ड निकाले, ठीक है ना। और जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच आपका कि आपने क्लास देखा, ठीक है ना। चलो।